आज मैं भी ऑस्ट्रिया गया था और स्विट्जरलैंड गया था। पूरी लकड़ी काटने की जगह जगह पे ये थे। इतनी लकड़ी है उनके पास, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इटली से अब एक आइकिया करके कंपनी है स्वीडन में, उन्होंने इतने अच्छे डिजाइन बनाए हैं कि हैदराबाद में उन्होंने अपने मॉल का उद्घाटन किया तो 4 दिन लोग अंदर घुसे थे, बाहर निकलने के लिए समय लगा, चुप बैठ गए। मैंने कहा इसका जवाब दो कि बाम्बू जब ट्री नहीं है, घास है, तो तुम क्यों टिपी मांग? सरकार ये विश करने होती है। मैंने अपने बेटे को कहा है कि जो सरकार के साथ धंधा करता है या सरकार जिस धंधे में हस्तक्षेप करती है वो कभी यशस्वी नहीं होता। तो 6 भी डिजिट मिलने के बाद अब मैं 6 डॉक्टर लगा सकता हूँ, पर मैं एक भी नहीं लगा सकता। और वो दोनों और मैं पीड़ा। मैंने कहा ये हिंदुस्तान को या चाइना का इम्पोर्ट बन गए। तो मुझे बाद में अपने नागपुर में जो अगरबत्ती उन्होंने बताया कि चाइना में जिस शहर में ये अगरबत्ती बनती थी वहां आपका पुतला होगा उन्होंने क्या बंद करवाया। अब तुम फॉरेन से लकड़ी लाते हो, अब मुझे वो भी मालूम है कि उसमें क्या लफड़े कुछ होते मैं सब सीक्रेट जानता हूँ। हमने समुद्र को नागपुर तक लाया है और शिपिंग मंत्री था, मैंने ड्राई पोर्ट बनाया, लगभग बन गया है। अब आपको मुंबई में कोई माल नहीं, डायरेक्ट माल यहाँ छूटेगा, कंटेनर यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, यहाँ से इंपोर्ट होगा, सब फैसिलिटी यहाँ होगी। आप वहां से पैसा भरो, वही के वही निकालो और माल उतरो। मुझे एक सज्जन पूछ रहे थे कि आप बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा, वो बता रहा हूं कि अभी आप फॉरेन में थे तो चाइनीज और ऑस्ट्रेलियन लोग आपके साथ फोटो निकाल रहे थे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण है कि मैं बाम्बू में काम करता हूं, तो बाम्बू काटने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से डीपी और टीपी लेनी पड़ती थी। तो मैं बहुत बार देखा तो टीपी क्यों लगती है, तो मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा कि आप एक मीटिंग बुलाइए। और मीटिंग बुलाने के बाद फॉरेस्ट मिनिस्टर, फॉरेस्ट के अधिकारी आए और मैंने मोदी जी को कहा कि मीटिंग शुरू होने के पहले मैं आपको कुछ प्रश्न पूछ के अभी क्लियर कर देता हूं। तो मैंने उनको पूछा, फॉरेस्ट सेक्रेटरी को, कि बाम्बू ट्री है कि घास है? तो उन्होंने कहा बाम्बू घास है। तो मैंने कहा घास काटने के लिए एक्ट में परमिशन लगती है क्या? बोले नहीं लगती। तो बाम्बू काटने के लिए क्यों लगती? चुप बैठ गया। मैंने कहा इसका जवाब दो कि बाम्बू जब ट्री नहीं है, घास है, तो तुम क्यों टिपी मांगते हैं? जब मैं यही बात, एक बहुत अच्छे अधिकारी है खारगे करके, जो फॉरेस्ट सेक्रेटरी थे, सुधीर मुनगंटीवार मंत्री थे, तो मेरे पास आए और मेरे आग्रह पर उन्होंने बाम्बू के कुछ स्पेसिस को टीपी मुक्त कराया। और दिल्ली में आए और खुश होकर कि भाई अब नितिन जी को बताएंगे तो वो खुश हो जाएगा। तो मैं बोला सुधीर ये बताओ कि बाम्बू ट्री है कि बाम्बू गवत है, घास है? तो खारगे को पूछा, मैंने बोला एक्ट में क्या लिखा? बोले घास है। मैं बोला घास काटने को परमिशन लगती है क्या? बोले नहीं लगती। तुम क्यों लगते हो? जब प्रधानमंत्री जी के सामने इसका आर्गुमेंट हुआ तो उन्होंने फिर से उनको पूछा कि ये बोल रही है क्या है? बोले ये सच है। बोले आप क्यों टीपी लेते हो? और उस मीटिंग में यह निर्णय हुआ कि बाम्बू के लिए कोई टीपी लगेगी नहीं और बाम्बू पेड़ नहीं है, ट्री नहीं है, और उसे मुक्त हुआ और वो ऑर्डिनेंस निकल गया। अब देश में बाम्बू बहुत होता है। चाइना में बाम्बू के आधार पर की इकोनॉमी 2 लाख करोड़ की है। बाम्बू से कपड़ा बनता है, बाम्बू से अचार बनता है, बाम्बू से फर्नीचर बनता है, बाम्बू कंस्ट्रक्शन में जाता है। एक तो हमारे यहाँ नागपुर में टाउरी करके इंगन घाट के, उन्होंने बाम्बू से अंडर पैंट और बनियान भी बनाई, जर्सी बनाई, और बहुत अच्छी है, उसमें अंदर में पसीना नहीं छूटता। मैं इंदौर में गया था, बाम्बू से मॉडल ने कपड़े पहनकर बाम्बू के पहने। पर हमारे यहाँ अगरबत्ती वालों को जो बाम्बू लगता है वो चाइना में अभी नॉर्थ ईस्ट में उपलब्ध होता है। अभी अगरबत्ती में मैं एमएसएमई का मंत्री था, तब 4000 करोड़ का बाम्बू की काड़ियां और ये इंपोर्ट होती थी। तो अभी जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है सक्सेना, वो खादी ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष थे, और वो दोनों और मैं पीड़ा। मैंने कहा ये हिंदुस्तान को या चाइना का इंपोर्ट बन गए, और अब ऐसे ताकत से पीड़े कि हमने इंपोर्ट बंद करवाया, उसके ऊपर जितने लूफोल्स थे वो बाहर निकाल दिए। तो मुझे बाद में अपने नागपुर में जो अगरबत्ती, उन्होंने बताया कि चाइना में जिस शहर में ये अगरबत्ती बनती थी वहां आपका पुतला होगा उन्होंने क्या बंद करवाया करके। बहुत नाराज है लोग आपके ऊपर।
फिर उसकी मशीन उन्होंने यहाँ लाई और वो लाके उन्होंने यहाँ तैयार किया। अब मैंने उनको सुझाव दिया कि जो बाम्बू की अगरबत्ती की काड़ियाँ बनती है उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80% वेस्टेज निकलता है, 90%। तो आसाम में ब्रह्मपुत्रा पर मैंने ड्रेजिंग किया, जलमार्ग बनाया, गंगा में जलमार्ग बनाया, और मैंने बांग्लादेश में जाके 250 किलोमीटर खुदाई करके ड्रेजिंग करके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की इच्छा के कारण वहां भी ड्रेजिंग करा दिया, मुंगली पोर्ट तक। तो वहां जोगी डोपा करके गांव है आसाम में, और वहां मैंने मल्टी मॉडल हब बनाया। मल्टी मॉडल हब का मतलब होता है कि जहां वाटरवेज है ब्रह्मपुत्रा का, एयरपोर्ट है, नेशनल हाईवे और रेलवे, चारों एक ही जगह है। और वहां से मैंने उनको सुझाव दिया कि आप वहां से एक बार्ज करीब 10,000 टन का, 15,000 टन का, वहां बाम्बू आसाम में जो है वो अगरबत्ती वाला बाम्बू है, वो ट्रक से लाने के लिए अगर आप रोड से जाएंगे तो 10 रुपये खर्चा लगता है, रेलवे से जाओगे तो 6 रुपये लगता है, और पानी से जाओगे तो 1 रुपया लगता है। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि आप सब अगरबत्ती वाले मिलो और आसाम में बाम्बू खरीदी करो, जो आपको चाइना में मिलता है, जिससे अगरबत्ती की उसकी लकड़ी बनती है, और वो वहां से जोगी डोपा से पानी से आप वाराणसी लेके आओ। और वाराणसी में उसको मैंने गंगा में 4 मल्टी मॉडल हब बनाए। एक है हल्दिया में, दूसरा है गाजीपुर में, तीसरा है वाराणसी में, और चौथा है वाराणसी, हल्दिया, गाजीपुर और साहिबगंज झारखंड में। तो मैंने कहा आप वहां से पूरा जहाज में डालकर वो माल अगर वाराणसी लाते हो तो वाराणसी से 12 घंटे में ट्रक नागपुर आता है वाया जबलपुर। तो ये 12-13 घंटे में आ जाएगा, तो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी, और वो पानी से आएगा उससे कम हो जाएगी, और नागपुर ये अगरबत्ती का मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, क्योंकि वो एकदम कॉस्ट कम हो जाएगी। अब वो बात तो हो नहीं पाई। दूसरी बात मैंने आराम मशीन वालों को बहुत बार कही है, मनोज बैठा है, कि समय के साथ जो नहीं बदलते उनकी प्रगति नहीं होती। मुझे माफ करिए, सच बोलने में मैं भी कभी कभी संकोच नहीं करता। तुम बदले नहीं इसलिए तुम्हारा धंधा नहीं रहता, और तुमको बदलना भी नहीं है। अब तुम फॉरेन से लकड़ी लाते हो, अब मुझे वो भी मालूम है कि उसमें क्या लफड़े कुछ होते मैं सब सीक्रेट जानता हूं। फिर वो टैक्सेशन वाले पीछे लगते हैं, इंपोर्ट कैसा होता, माल कैसे आता, कट्टा कैसा, कितना जीएसटी भरते, कितना नहीं भरते, फिर सब चोर ऑफिसर को मान पानी देने देने आदमी थकता है परिस्थिति बदल गई। हमने समुद्र को नागपुर तक लाया है, और बोर्ड पूरा हुआ। सिंधी में ड्राई पोर्ट बनाया, सिंधी और जालना में 2 जगह मैं शिपिंग मंत्री था, मैंने ड्राई पोर्ट बनाया, लगभग बन गया है। अब आपको मुंबई में कोई माल नहीं, डायरेक्ट माल यहाँ छूटेगा, कंटेनर यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, यहाँ से इंपोर्ट होगा, सब फैसिलिटी यहाँ होगी। आप वहां से पैसा भरो, वहीं के वहीं निकालो और माल उतरो। अब वहां से माल नागपुर लाना, फिर लॉजिस्टिक कॉस्ट ये हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी समस्या है, और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, और हमने तय किया कि ये 16% तक जाती है, और मैंने तय किया कि 24 तक ये 9% पे आएगी, और 9% पे आएगी। इसके 2 मार्ग के हम हाईवे बना रहे, अब समृद्धि महामार्ग बना, अब औरंगाबाद में हम 3.5 घंटे में जा रहे हैं। अब मैं हाईवे बना रहा हूं नागपुर से पुणे 4.5 घंटे, अरे औरंगाबाद जाओगे 3 घंटे में, और वहां से 1.5 घंटे में पुणे, वहां का हाईवे बनाओ, अब अभी लगते 25 घंटे। तो अब लॉजिस्टिक कॉस्ट में रोड अच्छे बन रहे हैं। दूसरी बात यह है कि फ्यूल में, जिसका मंत्री मैं बहुत बार कहता हूं, मैंने एलएनजी के ट्रक को लॉन्च किया। एलएनजी का ट्रक है डीजल से 50% कम। अब कोयले से मिथेनॉल बनता है। मैंने बंगलोर में बसेस लॉन्च की, 20% डीजल में मिथेनॉल डालते हैं। मिथेनॉल का रेट है 25 रुपए और डीजल का है 120 रुपए, वो सस्ता हो गया। अब मैं इलेक्ट्रिक के ट्रक को लॉन्च कर रहा हूं, वो और सस्ता है, 150 रुपए का 120 रुपए का डीजल, और पेट्रोल के बजाय 10 रुपए 12 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। अब मेरे पास सब इलेक्ट्रिक कार है, हाइड्रोजन पे चलने वाली कार में मैं घूमता हूँ दिल्ली में, जो पानी से हाइड्रोजन निकलता, वो पहली कार मेरे पास रखी मैंने, क्योंकि लोगों को कहने के लिए कि बदलो। तो अब धीरे धीरे पेट्रोल डीजल के कारण कॉस्ट बढ़ती है।
अब ये मनोज के यहाँ मैं गया था, ये फर्नीचर बनाता है। मैंने इसको कहा कि डिजाइनिंग अच्छी होनी चाहिए। लोग चाइना क्यों जा रहे हैं? एक शहर बसा हुआ है, क्योंकि डिजाइन अच्छे है, क्वालिटी अच्छी है और रेट कम है। अभी एक अच्छी बात बताता हूँ। मैं एक बार रतन टाटा और आनंद महिंद्रा पर बहुत नाराज है, और मैंने कहा कि तुम दोनों के कारण इस देश में फॉरेन कंपनियां आई और पनपी। तुम कॉस्ट सेंट्रिक हो, क्वालिटी सेंट्रिक नहीं। आनंद महिंद्रा को बात लग गई और उसने 4 महीने के बाद मुझे फोन किया कि मैंने इटाली में एक डिजाइनिंग कंपनी खरीदी की, और ये थार करके उनकी गाड़ी है और अभी नहीं एसयूवी वहां डिजाइन हुई। अब उसकी वेटिंग लिस्ट है। अब टाटा के ट्रक की, टाटा के गाड़ियों की वेटिंग लिस्ट है इलेक्ट्रिक की। पहले तो तैयार करने के लिए तैयार नहीं थे, अब 1-1 साल लगता है। अब मेरे घर पे लोग आते हैं कि तुम पत्र दो, हमको आउट ऑफ टर्न गाड़ी चाहिए। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक बस है, हजारों बसेस इलेक्ट्रिक के आ रही है, एकदम सस्ती है। तो आज क्या हुआ कि डिजाइनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो फर्नीचर के डिजाइन हमारे तैयार होते हैं लोग लेते नहीं, इटली से। अब एक आइकिया करके कंपनी है स्वीडन में, उन्होंने इतने अच्छे डिजाइन बनाए हैं कि हैदराबाद में उन्होंने अपने मॉल का उद्घाटन किया तो 4 दिन लोग अंदर घुसे थे, बाहर निकलने के लिए समय लगा। तो मनोज चापले के यार रश नहीं होता कोई, क्योंकि ये वो एक पुराने डिजाइन जो है 2 ठोके तैयार करके लगाओ और ठोको खिला, ऐसे नहीं जमता। उसके डिजाइन्स बदलने के कारण फर्नीचर का एक मैन्युफैक्चरिंग हब क्लस्टर नागपुर में तैयार। तो मैंने कहा कि आप इंपोर्ट करते हो, डायरेक्ट लकड़ी लाओ और सिंधी सेलू के बाजू में मैं तुमको जगह देता हूं, ये जगह में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाओ, बहुत फायदा होगा। जितना 10 साल में नहीं कमाई की उतना वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में पैसा मिलेगा और मुक्ति पाओ यहां से। और तुम वहां अपने आराम मशीन बोलो मुझे कितनी जगह चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी जगह है, मैं खरीद सकता हूँ। मैं पोर्ट में मेरे अब NHI में नहीं लिया मैंने। और नागपुर का जो कार्गो हब है, पैसेंजर हब और गुड्स हब, कार्गो हब, तो अभी हमने तय किया कि नागपुर 0 महीने नागपुर को लॉजिस्टिक की कैपिटल बनेगा। तो मैं अब पूरे नागपुर के गोडाउन्स ये सिंधी में लेके जा रहा हूं। और ये अभी सिंधी आप पहुंचने के लिए टाइम कितना लगता है? 25 मिनट में जाओगे आप। अभी यहां से जो खापरी का रेलवे पुल है वो वहां से मैं पुल तोड़ रहा हूं, और वहां से डायरेक्ट पुल से ऊपर आप BCA के आगे उतर जाओगे। और रोड को 6 लेन बना रहा हूं, और बुट्टीपुरी से तुरंत कब पहुंचेंगे पर सब कहीं सिग्नल नहीं है, न कहीं रेलवे फाटक है। और बाद में वर्धा से पूरा कंक्रीट रोड बना दिया है। तो सिंधी पहुंच जाओगे तो मेरे हिसाब से 20 से 25 मिनट में पहुंच जाओगे आप। और वहां 25 मिनट कुछ भी नहीं है। और वहां आप इंपोर्ट करके लकड़ी लाते हो, ट्रक में भरते हो, हमाली देते हो, वो फिर से इधर लाते हो, यहाँ काट के फिर बेचते हो। इसके बजाय वहीं के वही लकड़ी लो और वहीं के वही काटो और वहीं फर्नीचर के क्लस्टर तैयार करो, अगरबत्ती के तैयार करो, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। 10% भी उसमें बढ़ा तो कॉम्पिटिटिव बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं बिजनेस को समय के साथ बदलना पड़ता है। आपको पता होगा कतार में नया एयरपोर्ट बना, उसका बांबू का काम हिंदुस्तान के लोगों ने किया। अभी ये मालदीव में 4 रेस्टोरेंट होटल्स जो थे समुद्र में वो बांबू के बने। अभी बंगलोर का एयरपोर्ट बांबू में बन रहा है। अभी वो सिंधुदुर्ग में एक अच्छे फर्नीचर के डिजाइन काफी बांबू में बन रहा है। अब बांबू की टाइल्स बन रही है, बांबू के चमचे बन रहे हैं। अभी आसाम में मैं MSME का मंत्री था, 9 फैक्ट्री खुली है और बांबू की टाइल्स बनती है। ये प्लाईवुड बांबू का बनता है। तो अब बांबू में ऐसा हुआ, अब लकड़ी का तो प्रॉब्लम है, पर किसानों को आप बांबू लगाने के लिए बोलोगे तो आपको आराम से 3,500-4,000 रुपए टन के अंदर बांबू मिलेगा। और वही बांबू से अगर आप अलग अलग चीजें बनाओगे तो मुझे लगता है वैल्यूएशन होगा। अभी हवाई जहाज में आप मैगी खाते हो या कुछ उपमा खाते हो तो जो चमचा मिलता है वो भी बांबू का है। तो मुझे याद है कि ये शुरू होने के पहले मैंने कहा था कि ये भी चमचे चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं, तो क्या हिंदुस्तान में चमचों की भी कमी है? पर अब आसाम में बनने लगे, 9 फैक्ट्री खुल गई। टूथब्रश बांबू का आया, बाल का कंगा बांबू का आया। तो बांबू अगर किसानों ने लगाया, ये पूरे तैयार है किसान लगाने के लिए। मैंने अभी एक स्कीम की कि हमारा पावर प्रोजेक्ट है, लड़के देखते हैं, अभी हमारे 380 मेगावाट पावर होती है, तो हमें रोज 5,000 टन कोयला चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि इसके बजाय हम लोग बांबू क्यों नहीं यूज करें।
तो आज बशिनोरी के साथ ऐसी बात कर रहा था, तो छोटे छोटे इसमें मुझे कम से कम 500 ट्रक बाम्बू का टुकड़ा चाहिए अगर मैं कोयले क्वांटिटी करूँ। तो ये चीज में रिसर्च करके अभी पैलेट बने, अभी आपके पास ये बाम्बू का भूसा मिलता है, उसके पैलेट अभी एनटीपीसी मैंने लाया नियम की किसानों से खरीदी करो, तो 6 रुपए किलो से खरीदते हैं 7 रुपए किलो से, तो आपको उसमें काफी वैल्यूएशन हो सकता है और वो लेने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं समय के साथ टेक्नोलॉजी और विजन को बदलना पड़ता है। सरकार ये विश करने होती है। मैंने अपने बेटे को कहा है कि जो सरकार के साथ धंधा करता है या सरकार जिस धंधे में हस्तक्षेप करती है वो कभी यशस्वी नहीं होता। कभी भी सरकार के साथ पढ़ना नहीं लगेगा। आप किसानों को बताओ कि तुम लकड़ी लगाओ, हम खरीद लेंगे और उसकी टीपी उसको मिल जाएगी, बाम्बू को जरूरत नहीं है। और उसके ऊपर आज मैं भी ऑस्ट्रिया गया था और स्विट्जरलैंड गया था, पूरी लकड़ी काटने के जगह जगह पे ये थे, इतनी लकड़ी है उनके पास, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम प्लांटेशन करें, लकड़ियां लगाए और कुछ लकड़ी काटते रहे और लगाए। अभी मैं नेशनल हाईवे के बाजू में मैंने 3.5 करोड़ बाम्बू लकड़ी लगाई है, पेड़ लगाए, और अब उसमें मैंने सुधार कर लिया कि लकड़ी बेचने का हमको अधिकार है, वो फॉरेस्ट नहीं है। तो नेचुरली अगर रोड के बाजू में भी है, भंडारा रोड पर पूरे भंडारा तक लकड़ी लगाए और आपने ही काटी तो आपके आरा मशीन चल जाएंगी। तो ऐसी बहुत सी बातें जिसमें युग नए परिवर्तन के साथ अगर आपने ये उसका फायदा उठाया तो वेस्टलैंड में हो सकता है। अभी बाम्बू से हमने बायो इथेनॉल बनाया और ये आसाम में, और वो गाड़ियां चल रही उसके ऊपर। अभी आपकी जितनी गाड़ियां हैं सब में हमने बनाया हुआ, मैं विदर्भ में पूरे पेट्रोल में जितनी गाड़ियां स्कूटर यूज करते हैं उसमें 20% हमारा इथेनॉल है। अभी प्रूवन टेक्नोलॉजी आई, मैं सब किसानों को कहने वाला हूं कि पहले अन्नदाता थे, अब ऊर्जादाता बन गए, अब बिटुमिन दाता बनो। ट्रैक्टर मोल्डेड 20 लाख का यूनिट डालो, बिटुमिन बनाओ, मैं खरीदता हूँ 30 लाख टन, 30,000 करोड़। मुझे चाहिए, मैं लाखों करोड़ बनाता हूँ, मैं आपसे खरीदी करूंगा। कभी कभी मुझे आश्चर्य लगता है कि मैं मैट्रिक में मुझे 52% मार्क मिले थे और मुझे इंजीनियर बनना था। तो प्रोफेशनल कॉलेज में उस समय साइंस ग्रुप में 50% से ज्यादा मार्क मिलते, उन्हीं को एडमिशन मिलती थी। तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जा पाया। अभी मुझे 6 डिलीट मिली है जो डॉक्टरेट से बड़ी है। उसमें से महाराष्ट्र की 4 यूनिवर्सिटी की मिली, पंजाब राव देशमुख एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फुले राहुरी यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब अम्बेडकर औरंगाबाद यूनिवर्सिटी और दयानंद आर्य जो है वो नांदेड़ की यूनिवर्सिटी। और अभी 2 पिछले महीने में मिली उत्तर भारत की एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी गलगोटिया, उनकी मिली। और एक वर्ल्ड में 60वें नंबर पर चेन्नई की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है SBM करके, उनकी डिलीट मिली। तो 6 भी डिलीट मिलने के बाद अब मैं 6 डॉक्टर लगा सकता हूं, पर मैं एक भी नहीं लगा सकता क्योंकि मैं अपने को विद्वान नहीं समझता। स्वाभाविक रूप से काम करते करते अनुभव से कुछ सीखने को मिलता है। मुझे एक सज्जन पूछ रहे थे कि आप बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा, वो बता रहा हूं कि अभी आप फॉरेन में थे तो वो चाइनीज और ऑस्ट्रेलियन लोग आपके साथ फोटो निकाल रहे थे, और एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि नागपुर में तुम छोटे छोटे कार्यक्रम में क्यों जाते हो। छोटे से छोटे कार्यक्रम में आप जाते हो, ये आपकी बात मुझे समझ में नहीं आती, और अभी आपके स्टेटस के हिसाब से ये बात बराबर नहीं है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मैं स्टेटस पेटस को तो प्रोटोकॉल को जिंदगी में मानता नहीं हूं, पर नागपुर ये मेरी जन्मभूमि है, विदर्भ ये मेरी कार्यभूमि है, और महाराष्ट्र में मैं पढ़ा हूं, बड़ा बना हूं, और नागपुर की जनता मेरा परिवार है।